नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं अपने सेशन की और आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि लास्ट टाइम जो हमने आपको करंट अफेयर कराई थी उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि वे करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलूंगा कि कुछ दिनों से करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से जो है वीडियो लाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, चलिए उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। एमपी करंट अफेयर के बारे में बताया जाएगा और रिसेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। सीधे पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके हम उन प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे और अब बताएंगे कि अब किस तरह से प्रश्न वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जी के, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जी के अति महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टैटिक जी के होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में देखने को मिलता है। और आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर, 26 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 17 अगस्त? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल? आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि केरल राज्य सरकार के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र डिजिटल रूप से चालू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है। अगर एक तरह का सुगंधित और औषधीय पौधा होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं 30 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिटेल में जानकारी के साथ में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिएगा। जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग? आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गए हैं यहाँ पर। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने $213 बिलियन की संपत्ति के साथ अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पछाड़ दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, $213 बिलियन संपत्ति के साथ में विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जेफ बेजोस की बात कर लें तो जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $197 बिलियन है। इसके बाद $160 बिलियन की संपत्ति के साथ लुई वीता के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो तीसरे स्थान पर है। मार्क जुकरबर्ग चौथे पर है और बिल गेट्स 5वें स्थान पर यहाँ पर मौजूद है। इन पांचों लोगों की लिस्ट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे स्थान पर कौन है, पहले पर कौन है, 5वें पर कौन है, तो आपको पूरी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2021 को किस देश ने हाउस सॉन्ग 8 नामक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तर कोरिया? आंसर देखें। तो देखिए सही आंसर डी, यानी कि उत्तर कोरिया ने यहाँ पर हाउस सॉन्ग 8 नामक हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं। आपसे सीधे पूछा जाता है कि हाउस सॉन्ग 8 किसकी मिसाइल है, तो आपको बताना है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल है हाउस सॉन्ग 8। ठीक है, उत्तर कोरिया ने 29 सितंबर 2021 को एक नव विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर इसको दागा था। ठीक है, हाउस सॉन्ग 8 नामक इस मिसाइल ने अपनी तकनीकी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। चलिए ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको मिसाइल के बारे में हो गई। उत्तर कोरिया की बात कर लेते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो वॉन जो है वो उत्तर कोरिया की मुद्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। फूमियो किशिदा, योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे या फिर तारो कोनो?
आंसर देख लें, सही आंसर है ए यानी कि फूमियो किसीदा जो है वो जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किसीदा ने 29 सितंबर 2021 को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधानमंत्री चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। वे जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कौन? फूमियो किसीदा। ठीक है, 427 वैदिक मतों में से किसीदा ने 257 हासिल किया और 170 मतों से तारो कोनो को हरा दिया। ठीक है, तो किसको हराया ये भी पूछा जा सकता है। तो 427 वैध मत गिरे थे, जिनमें से 170 मतों से तारो कोना को यहाँ पर हार दिया है। चलिए जापान की बात करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा क्या है? जापानी येन यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की संसद को डायट कहते हैं। डायट बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर राज्य की पहली पारंपरिक शराब है। तो जुडीमा चावल की वाइन किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो एक शराब को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है जो पूर्वोत्तर राज्य की पहली शराब है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य की है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर आसाम? आइए आंसर देखें, सही आंसर है डी यानी कि आसाम की एक शराब है जिसे जीआई टैग दिया गया है। चलिए, तो असम की डिमास जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की वाइन जुडीमा को जीआई टैग पाने वाली पहली शराब बन गई है। तो ऐसी पहली शराब कौन सी है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो जुडीमा शराब जो है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर उसको पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाई जाने वाली वाइन एक अलग मीठा स्वाद देती है और इसे तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। ठीक है, असम के अन्य जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो चोकुआ चावल जो है वो भी असम का जीआई टैग है। तेजपुर लीची स्टार लगा लीजिए इस पर, तेजपुर लीची पर। जोहा चावल, मूंगा सिल्क आदि जो है वो असम के अन्य जीआई टैग है। और भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल इंडिकेशन टैग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120 भारतीय सैनिकों की कहानी द बैटल ऑफ रेजांगला पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप यादव, कुलप्रीत यादव, बिशन सिंह या फिर आरकेएस भदौरिया? तो भारत चीन युद्ध के समय 120 सैनिकों ने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी और सिक्किम को बचा लिया था, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ रेजांगला। किसने लिखा है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि कुलप्रीत यादव ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला प्रकाशित की है। 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र में संभावित कब्जे को रोका गया। तो लद्दाख को एक मात्र 120 सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़कर के लद्दाख को बचा लिया था। ठीक है, 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी हमले का मुकाबला यहाँ पर किया था। तो चार्ली कंपनी के बारे में लिखी गई है यह पुस्तक एक जो है रेजोंग ला करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है? मिड डे मील, मनरेगा, पीएम पेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखिए, सही आंसर ए यानी कि मिड डे मील योजना का नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। पीएम पोषण अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगा। अभी तक प्राइमरी छात्र यानी 1 से लेकर के 5 तक के छात्रों को मिड डे मील में रखा जाता था, लेकिन अब कक्षा 1 से पहले जो प्री प्राइमरी होती है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, अगले 5 साल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आपको इतना याद रखना, मिड डे मील का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 1 मिनट। तो पहला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम या फिर ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम? आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय दोहरा शतक लगाया गया था भारत के जो है खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के द्वारा। देखिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था और ये दुनिया का पहला दोहरा शतक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से किस जगह भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पूर्वोत्तर हिमालय में या फिर पश्चिमोत्तर हिमालय में? आंसर देखें, सही आंसर ए यानी कि आर्कटिक में भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो भारत का हिमाद्री मौसम स्टेशन आर्कटिक में स्थित है। 3 अन्य भारतीय स्टेशन जिन्हें भारत, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, तो हिमाद्री नाम का जो मौसम स्टेशन है वो कहाँ पर है? वो आर्कटिक में है, और बाकी के 3 जो हैं भारत, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री ये अंटार्कटिका में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा भारत का स्टेशन है जो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमियान झील कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान? आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि मेघालय में स्थित है उमियान झील। देखिए, तो मेघालय में उमियान झील स्थित है। यह झील मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो याद रखिएगा उमियान झील कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है उमियान झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सीधे एग्जाम पेपर से स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपके लिए आए हैं, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली पेपर में अब प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी देंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आगे किस तरह से प्रश्न पत्र में पेपर में जो है प्रश्न आ सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, संगाई त्योहार भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा? सही आंसर है एक यानी कि मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए, जो संगाई हिरण है वो भी मणिपुर में पाए जाते हैं, लोकटक झील जो है वो भी मणिपुर में है, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं वो भी आपका मणिपुर राज्य में ही स्थित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लोकटक झील कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, मणिपुर की यह झील है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के द्वारा शासित नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी का ये एग्जाम का पेपर है, 4 फरवरी 2021 को एग्जाम हुआ है, उसका पेपर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। त्रिपुरा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा है जो भारत की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, यानी 6वीं अनुसूची में जिसका बॉर्डर नहीं है? तो आपको पता है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा यानी कि ATM के बारे में बताती है। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये तो आपके शामिल है उसमें, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, लेकिन अरुणाचल प्रदेश उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं देती है अनुसूची 6। तो ATM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जानकारी देती है अनुसूची 6, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? स्वामी के ईमेल पते के द्वारा, IP एड्रेस द्वारा, क्रिप्टोग्राफिक कोड द्वारा या फिर पासवर्ड के द्वारा? सही आंसर है 2 यानी कि IP एड्रेस के द्वारा। तो देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है जिसके माध्यम से पता किया जा सकता है कि वो कंप्यूटर कहाँ पर है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या क्या जानकारी है। तो सारी जानकारी जो है वो IP एड्रेस के माध्यम से पता की जाती है। ठीक है, चलिए, तो इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को IP एड्रेस के माध्यम से पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जुडिशियल ऑर्गन कहाँ पर स्थित है? वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर हेग? तो सही आंसर है हेग। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? सीधे यह प्रश्न भी बन सकता है, तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर है या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोनों का आंसर द हैग होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी द हैग में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गबन, गोदान और पंच परमेश्वर किसकी रचनाएं हैं, और आपसे प्रश्न पूछा था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो पहले का आंसर है मुंशी प्रेमचंद, और अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। कल हमने पॉलिटी की एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो डाली है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आपको परेशान कर सकते हैं, जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, जो आजकल आपको कूट वाले ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी कल शाम वाली वीडियो में हमने दी है, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस ने आंसर सही दिया है। तो देखिए, तो कल वाली वीडियो का सही आंसर आर्टिकल 17 अर्चना पांडे ने बिल्कुल सही बताया है। नाइस सेशन कहा है, सेशन बहुत बेहतरीन था, अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पूजा दांगी ने आर्टिकल 17 बताया है। सर बहुत ही शानदार क्लास थी और रोज़ लेके आइए, बिल्कुल हम रोज़ लेके आने का प्रयास करेंगे ऐसी क्लास प्रैक्टिस सेट। उसके बाद में ठीक है, आर्टिकल 17 इन्होंने आंसर ही बताया है। सचिन पारासर ने आर्टिकल 17 बताया है। अवंतिका शुक्ला ने नाइस क्लास कहा है। उसके बाद सचिन पारासर ने परसों वाली वीडियो का भी सही आंसर दिया, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद सुनील कुशवाहा जी ने मुंशी प्रेमचंद बताया है। PK शुक्ला ने भी मुंशी प्रेमचंद बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित कर लेती है? बताइएगा, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको कौन सी परत अवशोषित कर लेती है? आपको बता दें कि इस परत
परत के लिए संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को इस परत का संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। और आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।